आपका न्यू नॉलेज बेस्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहली क्लास में 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था, इसके बाद क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान लागू हो पाते उससे पहले 1857 ईस्वी में विद्रोह हो चुका था और उसके बाद पूर्णतः कंपनी का सफाया और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो हम आज भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पढ़ने से पहले आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंपनी शासन कैसे कर रही थी और अब जो है वो क्राउन शासन कैसे करेगा। इन दोनों में हम कुछ अंतर बताते हैं, ठीक है। फिर हुआ क्या था, तो पहले कंपनी का शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक समझो जैसे कि ये ब्रिटेन का देश है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं उसे। तो ये समझो दोनों तरफ क्या है, ब्रिटेन एक देश है। इसके नीचे हुआ करती थी ब्रिटेन की संसद, ठीक है। इसके नीचे कौन हुआ करती थी, ब्रिटेन की संसद, ये थी पहले। अब ब्रिटेन की संसद सेम यहाँ पर भी रहेगी। पहले कंपनी कैसे शासन कर रही थी वो बताती हूँ मैं, है ना। तो ये समझो एक देश है, ये क्या है, देश है ब्रिटेन, और इसके अंदर ही ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी और ब्रिटेन की संसद के अंदर ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ, ये जो हम कहते हैं ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये हुआ करते थे। जो कि हमने हर अधिनियम में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया था। वो अमीर व्यक्ति थे जिसमें से 24 सदस्य थे, ये है ना, जिसकी सदस्य संख्या भी फिर मैंने बताया 1853 के चार्टर एक्ट में कम कर दी गई 18। तो ये वही लोग थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो ब्रिटेन की संसद ने की थी 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में। 1793 में इसका वेतन जो है कोर्ट ऑफ मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। और 1853 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो कंपनी देगी, ऐसा कहा गया। तो इस तरीके से ये शासन कर रही थी। तो ये जो ब्रिटेन की संसद और कोर्ट ऑफ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना, ये ब्रिटेन में रहा करते थे। ये लोग थे कहाँ भी, ब्रिटेन में, कोई भारत में तो नहीं थे, लेकिन ये थे तो ब्रिटेन में, लेकिन शासन भारत पर किया करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सीधा नियंत्रण किस पर था, भारत पर। और भारत पर ही इनकी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत में हुआ करता था इनका गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, या ऐसे मैं कह सकती हूँ इसको, ऐसे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो वही हमने पढ़ा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, उसे ही भारत का वायसराय बना दिया गया। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी समाप्ति हो गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी समाप्ति हो गई, जो कि ब्रिटेन में रहा करती थी। ये ब्रिटेन में होते हुए भी इनका जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से दिया गया था। तो इस तरीके से कंपनी हम पर शासन कर रही थी। जब कंपनी का अंत हो गया था ना, तो ये देश था, सेम देश तो कोई बदलेगा नहीं, देश यही था। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसके नीचे भी ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, ब्रिटेन की ये संसद थी। अब इसके नीचे जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, तो इसके स्थान पर लाया गया भारत सचिव का पद। क्या लाया गया भी, भारत सचिव का पद यहाँ पर आ गया था। और केवल भारत सचिव एक व्यक्ति तो कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद के समय में भारत सचिव का पद लाया गया। कि अभी जो ये कुल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, तब जाकर ये क्या कर रही थी, भारत को कंट्रोल कर रही थी, इस पर शासन कर रही थी। तो केवल भारत सचिव एक व्यक्ति कैसे संभालेगा पूरी भारत को, तो भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, भारत परिषद की स्थापना। और इस भारत परिषद में जो है ना कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। फिर हम डीप में बताएंगे, जब प्रावधान लिखेंगे ना। अभी मैं समझा रही हूँ कि कैसे कंपनी ने शासन किया और कंपनी की समाप्ति हुई, देन क्राउन का शासन कैसे भारत पर रहा। तो ये भारत सचिव था और इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन कर दिया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। 15 में भी जो 8 सदस्य थे उसकी नियुक्ति क्राउन करता था और 7 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करती थी। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी ना वो 1600 ईस्वी में भारत आ चुकी थी, तो भारत की जनता से इसका सीधा जुड़ाव था और ये जानती थी कि कैसे भारत में क्या क्या कमी है, उनके लिए हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, कैसे विद्रोह को शांत कर सकते हैं कि अब की बार के 1857 जैसा कोई विद्रोह हो नहीं सके, इसके लिए क्या क्या कर सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैच्योर थी, ये जानती थी, काफी सारा अनुभव था इसे। तो इसमें जो है ना 8 सदस्यों की नियुक्ति तो क्राउन करता था, देन 7 सदस्यों की
नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ही पूछकर किया करते थे। तो ये जो यहाँ तक जो मतलब स्ट्रक्चर था ना, वो ब्रिटेन में ही हुआ करता था। सेम ये ब्रिटेन में ही बैठता था। ऐसा नहीं कि भारत सचिव है तो ये भारत में बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं। भारत सचिव है लेकिन ये एक अंग्रेज हुआ करता था जो कि ब्रिटेन में बैठता था, और इसी की सहायता के लिए भारत परिषद का भी गठन किया गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया गया, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय आ गया, यानी कि भारत परिषद और सचिव के नीचे कौन होता था, वायसराय, और इसकी कार्यकारिणी मतलब परिषद। ठीक है, वायसराय, इसकी भी एक पूरी परिषद हुआ करती थी। तो भारत में ये बैठता था। तो भारत में वायसराय सबसे बड़ा हुआ करता था, और भारत में कंपनी के समय जो है गवर्नर जनरल सबसे बड़ा हुआ करता था। फिर गवर्नर जनरल के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की नियुक्ति की गई बंबई, बंगाल और मद्रास प्रांत में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था। जब ब्रिटेन में कंपनी का शासन का अंत हो गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूर्णतः समाप्त हो गई, और इसके बाद भारत सचिव और भारत परिषद का ये लाया गया कॉन्सेप्ट, और जिसमें ये व्यवस्था की गई थी। तो इसी को हम प्रावधान के रूप में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 1858 का प्रावधान क्या क्या था, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था मैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं प्रावधान। तो देखते हैं। पहला प्रावधान तो यही था कि कंपनी का क्या हो गया, अंत। कंपनी के शासन का, कंपनी का अंत नहीं हुआ भाई, कंपनी का तो शासन था, कंपनी तो बाद तक भी चलेगी, लेकिन यहाँ कंपनी के शासन का अंत हो गया। और कौन आ गया इसके बराबर में, इनको क्राउन का शासन आ गया, यानी सीधे राजा का क्राउन का शासन आ गया, यानी कि क्राउन के शासन का प्रारंभ। पहली बात आपको ये पता चल गई। ठीक है, दूसरी आप खुद ही बना लोगे, वो जो स्ट्रक्चर समझ लिया ना, तो आप खुद ही बना लोगे। जैसे आप कहोगे मुझे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, फिर इसकी जगह पर कौन आया, तो इसकी जगह पर आया भारत सचिव का पद, भारत सचिव। लेकिन ये भारत का व्यक्ति होता था क्या, बिल्कुल नहीं। ये कौन होता था, भारत सचिव जो होता है ना, ये ब्रिटेन का ही मेंबर होता था, जो कि ब्रिटेन की संसद में बैठता था। ठीक है, जैसे कि वो वहां पर ब्रिटेन की संसद दो ही तो थी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हुआ करता था ये भारत सचिव, इसके लिए शर्त थी। और भारत सचिव के एक व्यक्ति तो भारत को नियंत्रण में नहीं कर सकता था, तो इसकी सहायता के लिए भारत परिषद की व्यवस्था की गई। और भारत परिषद में कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। तो यहाँ मैं बताती हूँ, 15 सदस्य थे। अब ये जो भारत परिषद है, इसके 15 सदस्यों में 8 सदस्यों की तो नियुक्ति क्राउन करता था, यानी कि उस समय क्राउन का मतलब है ताज या राजा मुकुट, जो भी उस समय रहा होगा या रहेंगे, तो वो क्राउन 8 सदस्यों की नियुक्ति करेगा इन 15 में से। और 7 सदस्यों की नियुक्ति, क्योंकि ब्रिटेन आप देखो कि यूरोप का देश है, उसे भारत में उसकी संस्कृति, सभ्यता का और जनता की भावना का इतना उन्हें नहीं पता था जितना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पता था, क्योंकि 1600 से 1858 तक काफी लंबे समय तक जनता से जुड़ाव हो गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इसमें रखा गया कि आप भी क्या करो, इसमें 7 व्यक्तियों का चुनने का सहयोग करो, आपसे पूछा जाएगा। तो ये था दूसरा प्रावधान। ठीक है, तो कंपनी के शासन का अंत हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम। अब तो इसमें क्या कहा, तीसरा प्रावधान ये है कि अब ये भारत सचिव और भारत परिषद की जो हमने स्थापना की है, इसको वेतन कौन देगा, बिना वेतन तो ये काम करने वाली नहीं है। भले ही ब्रिटेन में बैठे हैं, भारतीयों के लिए अधिनियम लाएंगे, उनमें शासन सुधार करेंगे, लेकिन उनको वेतन तो देना पड़ेगा ना। तो तीसरा ये था कि भारत सचिव और उसकी परिषद, भारत सचिव और इसकी परिषद को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ, भले ब्रिटेन में बैठे हैं लेकिन इनका वेतन जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की संचित निधि से इनको पैसा दिया जाएगा। ऐसा भारत शासन अधिनियम 1858 में तीसरा प्रावधान था। ठीक है, चौथा क्या था कि कंपनी का शासन था ना, तब भारत में कहीं ना कहीं मुगल व्यक्ति थे और वो कंपनी उन्हें है ना पेंशन पर रखती थी। लेकिन अब क्राउन का शासन आ गया तो वो कह रहे थे, क्राउन का ऐसा मानना था कि अब का मुगल वगैरह, तो मुगल जो नाम मात्र की जो मुगलिया सरकार थी ना, नाम मात्र का मुगल शासन, उसका भी पूर्णतः क्या हो गया, अंत हो गया। नाम मात्र की मुगल शासन का भी अंत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। कहा, जब क्राउन का शासन आया। अब देखो, जब इतने सब प्रावधान इसमें किए गए थे ना, और
भारत शासन अधिनियम आया तब से पहले 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय तो पार्मेस्टान था, लॉर्ड पार्मेस्टान। ठीक है, तो जब 1857 का विद्रोह हो गया तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, और उसके बाद में जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो वहां लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन का पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनता है। तो ये बात भी आपको नोट करनी है। ये तो सारे प्रावधान थे, ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत थे। अब हम देखते हैं कि इसमें एक और प्रावधान किया गया था, जो गवर्नर जनरल था ना, इसका नेक्स्ट प्रावधान लिखने हैं 5वां होगा शायद। तो ये जो गवर्नर जनरल था ना, तो इसके पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसने कहा कि अब गवर्नर जनरल जैसा कोई पद ही नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा, वायसराय। वायसराय जो है ना, ये ब्रिटेन का सम्राट हुआ करता था, मतलब ब्रिटेन के सम्राट तो काफी ज्यादा नजदीक था। वायसराय लॉर्ड फैमिली से था। ठीक है, वायसराय की नियुक्ति कर दी गई। तो अभी ये वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहो या भारत का प्रथम वायसराय, ये दोनों ही कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये व्यवस्था की गई। अब हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्योंकि दो अधिनियम के बीच में है ना ये, तो इसको हम डीप में जानेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय था क्या, क्या क्या व्यवस्था थी लॉर्ड कैनिंग। तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं ना। एक तो हम देखते हैं कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग आ गया था। यहाँ से लेकर 1858 तक जब भारत शासन अधिनियम आया ना, तब से लेकर देखेंगे ये इसके समय में क्या क्या काम हुए। ठीक है, इसके बाद 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आया, तब से लेकर ये ना 1862 तक रहा। तब इसके समय में क्या क्या काम हुए वो भी हम देखते हैं। तो पहला तो हम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय है ना, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। कौन सा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की स्थापना की गई, शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विधवा है ना पहले पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ठीक है, फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है, बताओ 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ये बताओ कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। तो मैंने बताया था लॉर्ड पार्मेस्टान, ठीक है, लॉर्ड पार्मेस्टान ये था। जब 1857 का विद्रोह हो गया और कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी हटा दिया गया, या इन्हें क्या देना पड़ा, त्याग पत्र, मजबूरी में इनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो भी ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री आएगा ना, आएगा, हम बताते हैं। और इसके समय में क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हो गया, और जब ये 1856 से 1858 के काल तक रहा ना, तब ये गवर्नर जनरल था, यानी हम कह सकते हैं ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा, गवर्नर जनरल। तो पूछा जाएगी, बताओ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब हम देखते हैं 1858 से 1862 ईस्वी के समय क्या परिवर्तन हुए। तो 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था ना, 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम आया था। तो भारत शासन अधिनियम ये किसके समय आया था, तो भारत शासन अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, और 1858 के दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अब 1857 की क्रांति के समय तो ये लॉर्ड पार्मेस्टान था, लेकिन इनको त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि विद्रोह इनसे संभला नहीं गया। तो फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ गए लॉर्ड डर्बी। तो आपको ध्यान रखना 1857 की क्रांति इसी समय डर गए थे, इसी कारण लॉर्ड डर्बी इनके प्रधानमंत्री रहे थे। फिर लॉर्ड कैनिंग के समय और भी काम हुआ, इसने ना नमक कर लगा दिया, नमक कर की लगा दिया। और 1858 के दौरान ही जो गवर्नर जनरल का पद को हम मतलब वायसराय में कन्वर्ट किया गया, तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। तो भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बने। और इसके समय ये ना विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब ये विभागीय व्यवस्था क्या होती है, विभागीय व्यवस्था क्या होती है, जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो क्या करते हैं कि
जैसे कि सड़क मंत्रालय के सड़क के कामों के लिए सड़क मंत्रालय की स्थापना कर दी गई, ऐसा ही जल मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रालय स्थापित कर दिए गए। सेम वही कार्य लॉर्ड कैनिंग के समय भी हुआ। तो इसी को हम कहते हैं विभागीय व्यवस्था की स्थापना कर दी। या इसी को चेंज करके पूछा जा सकता है, बताओ मंत्रिमंडलीय शासन की व्यवस्था कहाँ से आई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। या कैबिनेट मंत्रालय की स्थापना कब हुई या किसके समय हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। तो मैं लिख देती हूँ कि यहाँ क्या किया गया, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो है, ये लिख दिया मैंने कि ये प्रथम वायसरॉय भी था। तो इतने सारे काम लॉर्ड कैनिंग के समय आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 था। इसके अलावा भी कुछ और समझाना चाहूंगी जिससे आपको ये एक्ट और अच्छी तरह से समझ में आए। प्रावधान मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड भी बता दिया। अब कुछ चीजें नोट करना है ना, जिस पर काफी ज्यादा फोर्स किया जाता है कि उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे 1909, 1919, 1935 का एक्ट पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए चीजें काफी बढ़िया रहेगी। तो हम तुलनात्मक पढ़ते हैं ना। जो आपको मैंने बताया था ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करती थी एक, तो इसको तो भूलना है नहीं, इसी पर सारी नींव टिकी है। ये होती क्या है एक बार फिर मैं बता दूं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में आई थी, तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी। और किसी भी प्राइवेट कंपनी में वहां के पार्टनर उसमें पैसा लगाते हैं और उसको विदेशों में बेचते हैं। तो सेम चॉइस व्यक्ति जो ब्रिटेन के अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें पैसा लगाया था और इस कंपनी को महारानी को भाड़ा देकर इसको जो है ना केवल एकाधिकार प्राप्त करके ये भारत में आए थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसके समय में और कौन थी भी इसके साथ ये थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो फिर ब्रिटेन की संसद ने 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में की थी, आपको पता है। 1793 ईस्वी में इसका वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। फिर 1853 का हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था, जिसमें कहा गया कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पैसा है वो ब्रिटेन की संचित निधि से, ब्रिटेन की क्या है, कोर्ट ऑफ मतलब कंपनी देगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी इनकी कंपनी देगी, ठीक है, इनको पैसा। क्योंकि ब्रिटेन में बैठते थे, भारत में तो कोई काम करते नहीं थे, फिर भी भारत में इनको क्या दिया गया, पैसा दिया गया। तो ये कंपनी के समय में था। ऐसी व्यवस्था क्या थी, कंपनी के समय में थी। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया ना, तब भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। फिर भी जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और 1 नवंबर 1858 को, ये डेट ध्यान रखनी है, 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जब विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, तो तब उसमें ना कुछ लुभावनी बातें थी जो कि उसको असल में लागू नहीं किया गया, लेकिन उन लुभावनी बातों को देखकर ही भारत शासन अधिनियम 1858 को हमारे ही भारतीयों के बुद्धिजीवी वर्ग ने है ना उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। यानी कि अभी जितना भी मैंने आपको कंपनी और क्राउन के मध्य तुलना करके बताया, तो ऐसे में तो भारत शासन अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि भारतीयों के लिए हो। भाई उस कंपनी का ही तो स्वरूप चेंज हुआ था कि यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके भारत सचिव या भारत परिषद का अधिनियम ला रहे हैं, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए इसमें भारतीयों का क्या लाभ मिला, वैसा तो कुछ था नहीं। फिर भी 1 नवंबर 1858 को जब लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा था, तो इसको है ना भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात 1 नवंबर 1858 की थी। तो इसके बाद में जब भारत सचिव की स्थापना की गई थी ना, तो 1858, ये आपको ध्यान रखना है, 1858 में भारत सचिव का पद लाया गया। किसका पद लाया गया, भारत सचिव का पद लाया गया। इसकी सहायता एवं सलाह के लिए भारत परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। ये भारत की परिषद है, उसका गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। ये बात ध्यान रखनी है। बाद में जब है ना 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ते हैं कि यहाँ भारत सचिव की शक्तियों में कमी कर दी जाएगी। यहाँ भारत सचिव का जो पद है ना, इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि भारत सचिव जो है उसके लिए एक शर्त है कि ये व्यक्ति, भारत सचिव वही व्यक्ति होगा जो कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होगा, यानी कि वहां की संसद का सदस्य होगा। तो भारत सचिव की
शक्तियों में फिर कमी कर दी गई 1919 आते आते। और इसके साथ ही जो भारत की परिषद थी ना, और उसकी सदस्य संख्या भी कम कर दी गई। पहले 15 थी, फिर उसकी सदस्य संख्या कम कर दी गई। कितनी कर दी गई, ये 1919 के अधिनियम में हम बहुत ज्यादा डीप में देखने वाले हैं। फिर 1935 का अधिनियम आया। ये एक ही साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 1935 का जब अधिनियम आया ना, हम पढ़ेंगे, तब इसमें कहा गया कि हम भारत परिषद को ही समाप्त कर देते हैं। भारत परिषद की पहले सदस्य संख्या कम कर दी गई और समय समय पर 1935 तक आते आते भारतवासी समझ चुके थे इनकी रणनीति को, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत परिषद और भारत सचिव की जो पेंशन है या जो वेतन है, जो ब्रिटेन में लोग बैठे हैं, उनको भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाना चाहिए। तभी तो 20-20 सालों में या फिर जब भी एक्ट अधिनियम आए थे तो उसमें भारत सचिव की शक्तियों को कम कर दिया गया, परिषद की सदस्य संख्या कम कर दी गई। 1935 में आते आते भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया गया और 1947 आते आते भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। ये सभी बातें आपको यहीं पर नोट कर लेनी है। भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। बाद में पूछा जाएगा, बताओ भारत सचिव के का पद किस अधिनियम के तहत आया? तो 1858 के अंतर्गत कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में। भारत परिषद को कब समाप्त कर दिया गया? 1935 के अधिनियम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने समझ लिया। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि क्या कंपनी और क्राउन के शासन में अंतर था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कैसा? मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। सपोज करना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये मैं जो बना रही हूँ ना, ये एक दारू की बोतल है। हाँ, सही सुना आपने। क्या है? ये एक दारू की बोतल है, सच में दारू की बोतल है ना। तो ये जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की दारू है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दारू है। हाँ, पी के देखना, बहुत नशा आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की दारू है। और ये है क्राउन की दारू है ना, क्राउन के शासन में। तो हुआ क्या था कि 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राज कर रही थी। 1600 से लेकर 1857 तक कंपनी ने राज किया। इसके समय में ऐसी दारू थी। और जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, देन 1947 में जब स्वतंत्र हो गए, तब ये क्राउन की दारू है। यानी कि सेम बोतल में सेम दारू, तो नशा भी सेम होगा। यानी कि शासन व्यवस्था का इतना ज्यादा स्वरूप नहीं बदला था, और इसमें तो बहुत ज्यादा नशा होगा क्योंकि क्राउन में भरमार भ्रष्टाचार था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इतना ही अंतर था, ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो इसमें क्या है, केवल चिटका फर्क है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया बेच रही थी, अब क्राउन बेचने लगा। लेकिन फिर भी भारतीयों को पागल बनाया गया और सेम 100 साल इन्होंने राज कर लिया, 100 साल इन्होंने राज कर लिया। और पहले भारत में राजा महाराजाओं का राज था, तो हम लंबे समय तक क्या रहे, गुलाम ही रहे। वो तो अब ना हम आजाद हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया? अगर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमें अधिक से अधिक मोटिवेट करें। धन्यवाद।